चलिए बात करते हैं आज उन खबरों पे जिस पे हम आगे चर्चा करने वाले हैं। इंडिया पैसिफिक में अमेरिका और चीन की बढ़ती खींचातानी से आसियान की एकता खतरे पे है। संसद ने समुद्री कानून में बदलाव करते हुए मर्चेंट शिपिंग बिल 2025 और करेज ऑफ गुड बाई सी बिल 2025 पास किया, जिससे जहाज रजिस्ट्रेशन, पर्यावरण सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आसान होगा। जापान के हिरोशिमा और परमाणु हमले को आज 80 साल हो गए हैं। दुनिया भर में परमाणु हथियारों के खत्म की मांग दोबारा उठ रही है। विश्व मौसम संगठन ने अमेरिका में 829 किलोमीटर लंबी बिजली गिरने का रिकॉर्ड दर्ज किया। वहीं भारत में पिछले 5 सालों में बिजली गिरने की घटना 57% बढ़ी है। आरबीआई ने कोलोडिंग के नए नियम लागू किए हैं ताकि बैंकों में एनबीएफसी के बीच जोखिम बांटा जा सके और लोन में पारदर्शिता बढ़ सके। एआई के क्षेत्र में भारत ने भारत जेन एआई की घोषणा की, जो 2026 तक 22 अनुसूचित भाषाओं में काम करेगा। प्रधानमंत्री ने कर्तव्य भवन का उद्घाटन किया, जो पूरी तरह ग्रीनफील्ड मानकों पर बना है। ये सारी खबरें यूपीएससी, पीएससी और अन्य कंपटीशन एग्जाम के लिहाज से बेहद खास है। तो अगर आपको ये पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में कमेंट करके बताएं कि आज के एपिसोड आपको कैसा लगा। इन खबरों से संबंधित पॉडकास्ट इस वीडियो के साथ लिंक की गई है। तो चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। नमस्कार, सारा एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। तो चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। आज हम कुछ हालिया सोर्सेस पर नजर डाल रहे हैं। इसमें भू राजनीति से लेकर विज्ञान और तकनीक तक काफी कुछ है जी। हम देखेंगे कि इंडो पैसिफिक में जो बड़ी ताकतें हैं, उनकी खींचतान से आसियान की भूमिका पर क्या असर पड़ रहा है। और प्रकृति का एक हैरान करने वाला रिकॉर्ड भी है, बिजली गिरने का। हाँ, वो काफी दिलचस्प है। और एआई मॉडल रिलीज करने का एक नया तरीका, ओपन वेट मॉडल्स, उस पर भी बात करेंगे। बिल्कुल। और हाँ, बायोडायवर्सिटी की निगरानी के लिए एक उभरते हुए साइंटिफिक टूल को भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आसियान सेंट्रलिटी, ये शब्द काफी सुनने में आता है। इसका असल मतलब क्या है और ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है? हाँ, देखिए, आसियान सेंट्रलिटी, इसका सीधा सा मतलब है कि इंडो पैसिफिक इलाके की जो भी व्यवस्था बन रही है, उसमें आसियान यानी दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का जो संघ है, वो केंद्र में रहे, उसकी मुख्य भूमिका हो। अच्छा, और ये विचार कब आया? ये सोच तब उभरी जब सोवियत संघ का विघटन हुआ था। उस वक्त ना इलाके में काफी अनिश्चितता थी। जैसे अमेरिका की फौजी मौजूदगी कम हो रही थी, एक डर था कि जापान कहीं फिर से हथियार न बनाने लगे, और चीन का प्रभाव बढ़ रहा था। भारत ने भी, आपको याद होगा, 2018 में शांग्रीला डायलॉग में इसका समर्थन किया था, एक आजाद और खुले इंडो पैसिफिक के लिए। लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि इस सेंट्रलिटी पर, मतलब इसकी केंद्रीय भूमिका पर दबाव बढ़ रहा है। बिल्कुल, यहीं पर मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। आज जो बड़ी शक्तियों के बीच तनाव है, खासकर अमेरिका और चीन, ये जो एक तरह का नया शीत युद्ध जैसा माहौल है, वो आसियान के सेंट्रलिटी के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। कैसे? मतलब क्या खतरा है? खतरा यह है कि आसियान देश आपस में बट सकते हैं। क्योंकि देखिए, किसी की नजदीकी चीन से ज्यादा है तो किसी की अमेरिका से। अच्छा, हाँ, ये बात तो है। तो इससे होता क्या है कि आसियान के जो अपने मंच हैं, जैसे ईस्ट एशिया समिट है या आसियान रीजनल फोरम है जी, वहां मिलकर काम करना मुश्किल हो जाता है। सब एक सुर में नहीं बोल पाते। और फिर वो अमेरिकी टैरिफ जैसी चीजें भी हैं, वो उस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिस्टम को हिला रही हैं जिस पर आसियान की अर्थव्यवस्था बहुत निर्भर करती है। तो सदस्यों के बीच भी तनाव बढ़ता है। ये तो वाकई गंभीर चुनौतियां हैं। तो क्या सोर्सेज में इससे निपटने के कुछ रास्ते भी बताए गए हैं? हाँ, कुछ सुझाव हैं। जैसे एक तो ये कि आसियान को अंदरूनी तौर पर और मजबूत होना होगा। ओके। अपने जो संकट से निपटने के तरीके हैं, उन्हें बेहतर करना होगा। अच्छा। और यूरोपियन यूनियन है, ऑस्ट्रेलिया है, ऐसे जो समान सोच वाले भागीदार हैं, हाँ, उनके साथ सहयोग बढ़ाना होगा। ओके। भारत के साथ साझेदारी को भी बहुत अहम माना जा रहा है। भारत के साथ क्यों? क्योंकि देखिए, भारत और आसियान दोनों ही क्षेत्रीय व्यापार बढ़ाना चाहते हैं। हाँ, आर्थिक स्थिरता चाहते हैं। सही बात है। और ये भी कि अर्थव्यवस्था किसी एक देश पर निर्भर न रहे, और जो मौजूदा समझौते हैं जैसे आरसीईपी, उसको और बेहतर बनाने, अपग्रेड करने की भी बात चल रही है। अच्छा, चलिए अब इस भू राजनीति से हटकर जरा प्रकृति की तरफ चलते हैं। एक खबर आई है बिजली गिरने के रिकॉर्ड के बारे में। हाँ, वो खबर तो वाकई मतलब कमाल की है।
WMO यानी विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने कंफर्म किया है। क्या कंफर्म किया है? कि 2017 में अमेरिका में एक बिजली गिरी थी जो 829 किलोमीटर लंबी थी। 829 किलोमीटर, ये तो बहुत ही ज्यादा है। कहां से कहां तक? हाँ, पूर्वी टेक्सास से शुरू होकर कैंसास सिटी के पास तक गए थे। आप अंदाजा लगाइए, दिल्ली से लगभग भोपाल जितनी दूरी। वाओ! एक बिजली की चमक में। अविश्वसनीय। वैसे बिजली होती क्या है, मतलब बनती कैसे है ये? असल में ये एक बहुत बड़ी बिजली की चिंगारी है। जब बादलों के अंदर या बादल और जमीन के बीच पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा जमा हो जाते हैं और वो हवा की रुकावट को तोड़ देते हैं और फिर इतनी तेज गर्मी पैदा होती है कि हवा एकदम से फैलती है। उसी से वो गड़गड़ाहट की आवाज आती है। और भारत में भी तो ये घटनाएं बढ़ रही हैं, मैंने पढ़ा था। बिल्कुल। IMD और क्रॉपिक के आंकड़े बताते हैं कि 2019 से 2024 के बीच भारत में बिजली गिरने की घटनाओं में करीब 57% की बढ़ोतरी हुई है। 57%? इसके पीछे क्या कारण है? कई कारण माने जाते हैं, जैसे तापमान बढ़ना। कहते हैं 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने से 7 से 18% तक बिजली ज्यादा गिर सकती है। अरे बाप रे! हाँ, फिर प्रदूषण है, हवा में एरोसोल बढ़ना, शहरीकरण, ये सब भी वजह हैं। और इसके खतरे तो हम जानते ही हैं, इमारतों में आग लग सकती है, पेड़ फट जाते हैं और सबसे दुखद, इंसानों और जानवरों की जान चली जाती है। हाँ, वो तो है। तो इससे बचाव के लिए भारत में क्या कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, NDMA यानी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने एक 2 तरफा रणनीति अपनाई है। एक तो वैज्ञानिक समाधान ढूंढना। ठीक है। दामिनी सचेत नाम से। हाँ, मैंने सुना है इनके बारे में। और IMD भी है जो 5 दिन पहले से लेकर कुछ घंटे पहले तक की और नाउकास्ट मोड में, मतलब अगले कुछ ही घंटों के लिए बहुत सटीक पूर्वानुमान देता है। चलिए, तो अच्छा है। वैसे प्रकृति पर नजर रखने का एक और बहुत ही नया और दिलचस्प तरीका आजकल चर्चा में है, पर्यावरण DNA या eDNA। eDNA? ये क्या होता है? ये वो जेनेटिक मटेरियल है जो जीव जंतु अपने आसपास के माहौल में छोड़ जाते हैं, जैसे पानी में, मिट्टी में, हवा में भी। अच्छा, तो इसका क्या फायदा? फायदा ये है कि ये बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता पर नजर रखने का एक बहुत ही संवेदनशील तरीका है। और सबसे अच्छी बात, इसमें जीवों को पकड़ना या परेशान करना नहीं पड़ता। मतलब बस सैंपल लेकर पता चल जाता है? हाँ, पानी या मिट्टी का सैंपल लिया और पता चल गया कि उस इलाके में कौन कौन सी प्रजातियां मौजूद हैं। ये तेज भी है और खर्चीला भी कम है। वाह, ये तो कमाल का है। प्रकृति से अब जरा तकनीक की दुनिया में चलते हैं। OpenAI ने हाल ही में 2 ओपन वेट AI मॉडल्स जारी किए हैं। ये ओपन वेट क्या चीज है? ओपन सोर्स तो सुना था। हाँ, ये थोड़ा अलग है। इसमें एक बारीकी है। ओपन वेट का मतलब है कि कंपनी मॉडल के सिर्फ वेट्स या पैरामीटर्स जारी करती है। वेट्स मतलब वो सीखा हुआ ज्ञान, वो नंबर्स का सेट जिसके आधार पर AI मॉडल काम करता है, सोचता है, जवाब देता है। अच्छा, तो यूजर्स इन वेट्स को इस्तेमाल करके मॉडल से काम करवा सकते हैं या उसे थोड़ा और सिखा सकते हैं, फाइन ट्यून कर सकते हैं। तो फिर ये ओपन सोर्स से अलग कैसे हुआ? ओपन सोर्स में क्या होता है कि आपको लगभग सब कुछ मिलता है। मॉडल को ट्रेन करने का कोड, किस डेटा पे ट्रेन किया गया, उसका पूरा डिजाइन या आर्किटेक्चर, ट्रेनिंग कैसे हुई, वो तरीका। ओपन वेट में ये सब नहीं दिया जाता, सिर्फ वो फाइनल सीखे हुए पैरामीटर्स दिए जाते हैं। तो फिर इसका क्या महत्व है? अगर सब कुछ नहीं मिल रहा तो? इसका एक बड़ा महत्व ये है कि ये AI के विकेंद्रीकृत इस्तेमाल को बढ़ावा देता है। डिसेंट्रलाइज्ड यूज मतलब ये कि लोग इन मॉडलों को अपने कंप्यूटर पर, अपने लैपटॉप पर चला सकते हैं। उन्हें किसी बड़ी कंपनी के सर्वर पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो AI ज्यादा लोगों की पहुंच में आ सकता है इससे? हाँ, एक तरह से। पूरी रेसिपी ना सही, पर तैयार डिश इस्तेमाल करने और थोड़ा बदलने की आजादी मिल जाती है। तो आज की इस बातचीत से काफी कुछ सामने आया। हमने देखा कि कैसे दुनिया की बड़ी ताकतें आसियान की स्थिति को चुनौती दे रही हैं। जी। प्रकृति की ताकत कितनी जबरदस्त हो सकती है, जैसे वो बिजली का रिकॉर्ड, और हम उसे eDNA जैसे तरीकों से कैसे समझ रहे हैं। बिल्कुल। और कैसे AI तकनीकें जैसे ये ओपन वेट मॉडल ज्यादा लोगों तक पहुंच रही हैं, भले ही कुछ सीमाओं के साथ। हाँ, और ये सब हमें यही दिखाता है कि चाहे वो भू राजनीति का सिस्टम हो, प्रकृति का या तकनीक का, ये सब कितने जटिल हैं। सही कहा। और इन्हें समझने के लिए हमें इनके अंदरूनी बनावट को और इन पे नजर रखने के नए नए तरीकों को लगातार देखना होगा। बिल्कुल। तो जाते जाते श्रोताओं के लिए सोचने को क्या छोड़ा जा सकता है?
एक सवाल ये हो सकता है कि भविष्य में ये जो बदलाव हम देख रहे हैं भू राजनीति में, पर्यावरण में और तकनीक में, ये आपस में कैसे जुड़ेंगे और शायद ऐसे तरीकों से जुड़े जिनके बारे में हमने अभी सोचा भी ना हो और उनका हमारी जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा, ये सोचने वाली बात है। अगर आज की चर्चा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।